श्री श्याम सिंह राणा के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद विशेष बातचीत। श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को लेकर व खिलाड़ियों को लेकर भी बातचीत की और सामाजिक क्षेत्र में हरियाणा के लिए क्या काम करने चाहिए, उनके बारे में भी जानकारी दी। प्रायोरिटी तो पार्टी का एजेंडा ही होता है। वैसे तो जो काम होते हैं फिर अपने विधानसभा के, वो विधानसभा के हर गांव की अपने कार्य होते हैं, वो करने पड़ते हैं। गांव का अलग से, हर गांव का अलग एजेंडा है। पार्टी का प्रदेश में से जो मैनिफेस्टो है वो सबके लिए है। तो यही होता है, जो विधानसभा में के अपने हल्के में जाएंगे तो लोगों के हिसाब से काम करेंगे, जो प्रदेश में आएंगे तो प्रदेश के एजेंडे से। सरकार में सर को मिले चैलेंजेस जो है, जैसे फार्मर इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे आपने संकल्प पत्र में बोला 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, 500 रुपया सिलेंडर देंगे, तो इसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे इस सब मुद्दा को लेकर? देखिए, कुछ आवाज थी, पूरी बात में समझ नहीं पाया कि क्या करना चाह रहे। सरकार के सामने जो चैलेंजेज हैं, जैसे बेरोजगारी हुआ, फार्मर्स को एमएसपी को लेकर के है, महिलाओं को 2100 रुपया है, सिलेंडर 500 रुपया है, ये सब जो आपने संकल्प पत्र में डाला था, इसको लेकर के आप लोग आगे? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन की वजह से जो आचार संहिता लागू थी, तो हम 24,000 बच्चों के रिजल्ट को रोक के रखना पड़ा। अगर पहले घोषित हो जाता तो सीटें बढ़ जाती। ये संभाविक बात है। जिस परिवार में खुशी आएगी उसका इजहार भी होता है लोग, लेकिन पार्टी अपने ईमानदारी पे थी। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ज्वाइन किया शपथ ली, इसी तरह से उसी टाइम में 24,000 बच्चों को भी ज्वाइन कराने का ऑर्डर कर दिया। ये तो पार्टी की नीति थी। दूसरा, जो आप कहते हो मैनिफेस्टो के हिसाब से, वो तो पार्टी पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो पूरा करती है। एक सर बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया है कि जो डायलिसिस पे पेशेंट हैं उनके लिए जो है फ्री ट्रीटमेंट होगा। ये बहुत बड़ी डिसीजन है फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। इसको आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे और किस तरह से? देखो, ये तो एक मुसीबत में सेवा है। कोई डायलिसिस में जाता है, कोई खुशी से तो जाता नहीं। वो तो किसी वजह से उसको दिक्कत है, और ऐसी कठिनाई में कोई किसी का सरकार काम आती है तो उसको बोलते हैं लोग। ये बहुत अच्छा फैसला है। तो राणा जी, आप जैसे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो जो खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा के, पहले भी हमारी सरकार ने प्रमोट किया, तो खिलाड़ियों के लिए आप क्या अच्छा करना चाहेंगे? और देखिए, खिलाड़ी होने के नाते से मैंने अपने विधानसभा में पिछली बार ये स्टेडियम की बात आती थी। स्टेडियम बिना बिल्डिंग के भी चल सकता है और बिना बाउंड्री के भी चल सकता है, क्योंकि कई जगह हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। पोल गाड़ के 4 एकड़ के अंदर चारों पासे से बाउंड्री बना दी, तार लगा के एक गेट रख लिया, उस पर ट्रैक बना दिया। क्योंकि बच्चे होने चाहिए दौड़ने वाले, और वहाँ कोई कोच हो जो हाजिरी ले ले, जो भी, ताकि कोई गहरा जरूरत हो उसको सूचना दे दे घर वालों को भी आपका बच्चा नहीं आया। तो ऐसे ऐसे अगर हम अभ्यास कराते हैं बच्चों का, साथ में लाइब्रेरी हो तो एजुकेशन का भी, क्योंकि अब पढ़ाई से नौकरी मिलेगी और फिजिकल फिटनेस से मिलेगी। ये दोनों चीज़ें बड़ी सस्ती होनी चाहिए, जिस पे कोई खर्चा ना हो, और वो सामूहिक तौर से हो सकता है। हमने कोशिश की ऐसे स्टेडियम बनाने की, और वो उनको पारदर्शिता भी मिली है, वहाँ बच्चों को नौकरी मिली है। 2 अथम्बड़ में एक ओपन स्टेडियम है जिसकी बाउंड्री नहीं है। एक बच्चा उत्तर प्रदेश का है, मैं उसका नाम तो शायद ध्यान नहीं है, मैं वहाँ चले गया जहाँ भीड़ होती है ना, मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूँ बच्चों को देख के। मैंने उनसे पूछा, भी आप क्या करते हो? कहा जी हम यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा। मैंने उसको फिर 1 लाख रुपये भी दिया। बच्चा था उत्तर प्रदेश का जो इंचार्ज था वहाँ का। फिर मैंने पूछा, भी बच्चे नौकरी कितने लगे? कहा जी 350 लग गए। अब जहाँ बच्चों को एक्सरसाइज करने का जगह मिल जाए सस्ते में, सरकार का भी कोई ज़्यादा खर्चा ना हो, सरकार एक जगह डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बना दे और जो सारी चीज़ को कवर कर ले। उससे जैसे जमुनानगर में हमारे यहाँ अच्छे सेंटर बन जाए, बच्चों को गाँव में ट्रेनिंग हो जाए, स्टेडियम हो जाए छोटे बड़े, और मैं समझता हूँ उससे बहुत मदद हो जाएगी खेलों के अंदर। एक सर लास्ट है कि पराली को लेकर के आप फार्मर्स नहीं जलाए, इसको लेकर के किस तरह से अपील करेंगे?
ये बहुत बड़ी मुद्दा है पराली जलाने को लेकर के। देखिए, ये पॉल्यूशन का ये पहले था, ये अब चेंज किया सरकार ने, उस पर ध्यान दिया। अब सब्सिडी पे कुछ ट्रैक्टर लिए, कुछ मशीनें ले गया है, और जो पराली को इकट्ठा करके गांठ बनाती है और फिर उसको फैक्ट्रियों में बेचते हैं। ये एक बिजनेस हो गया। इस पे थोड़ा सरकार और ध्यान देगी, जिससे किसानों को फायदा होना लग जाए, जो इसको काम में लगे हैं, जो पराली को इकट्ठा करके गांठ मार के उसको लोड करके फैक्ट्री तक ले जाना, उसमें उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये काम सबसे बड़ा पोल्यूशन को दूर करने का हो जाएगा। कई बार कोई दिक्कतें, प्रकृति है ना, खेत तो खुले में है, बारिश आ गई, अब ट्रैक्टर नहीं चल सकता उसमें, कई बार फिर आग लगानी पड़ जाती है, लेकिन है तो गैर कानूनी। लेकिन प्रकृति का भी साथ है, एग्रीकल्चर को इंडोर तो है नहीं, ये तो खुले में है। इसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है किसान को, प्रकृति प्रकोप का भी, बीमारी का भी, सूखे का भी, गिल्ले का भी। कोई बीमारी आ जाए तो बहुत दिक्कतें आती हैं। उनको सबको हमारी सरकार ने तो कोशिश की, किसान निधि मोदी जी ने जो दी है उससे किसान को फायदा हुआ। और हरियाणा प्रदेश चौधरी हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में उन्होंने सारी फसलें MSP पे खरीदना शुरू करी। ये पहला प्रांत हो गया पूरे देश में एग्रीकल्चर में बढ़ावा। हमारे यहाँ जो भारतवर्ष है वो कृषि प्रधान देश है, और मैं समझता हूँ भी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निगेती चाकरी। पहले हमारे देश में खेती को ही प्राथमिकता दी जाती थी, खेती वाले को ही बड़ा मानते थे, जो उससे फायदादार खेती के होते हुए आप देखते हैं भाई कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्री प्रभावित हुई, एग्रीकल्चर तो नहीं हुई। इसलिए उत्तम है ये खेती, उत्तम है। और जो बेरोजगारी दूर हो सकती है हिंदुस्तान में, वो एग्रीकल्चर बेस्ड से हो सकती है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है मंडियों में जाता है, आड़ती की दुकान है, इसमें सबको अगर लाभ होने लग जाए तो खेती को बढ़ावा मिल जाएगा। अगर कहीं किसी को लॉस होगा, जैसे राइस मिलर है, उनको काफ़ी लॉस हो जाता है। वो एक चीज़ एग्रीकल्चर से जो जुड़ी ही चीज़ है, एक तो आड़ती है, एक राइस मिल है, धान की अब जो फसल है जैसे ये, अब ये केंद्र दिल्ली की सरकार है, FCI है, वो सारा देखती है, फिर प्रदेश की सरकार है, फिर मंडी में आड़ती है, फिर सिल्डर वाले हैं, फिर पल्लेदार हैं, इतने लोग जुड़े हैं उससे। कहीं एक भी कहीं थोड़ा नाराज हो गया तो नुकसान किसको होगा? किसान को। तो सब राजी करना सरकार के लिए भी चुनौती है। लास्ट है सर, आपने कब सोचा कि राजनीति में आना चाहिए, और आपने राजनीति में रहकर के क्या क्या अच्छा काम किया? जी क्या सुने? राजनीति में कब आपने सोचा कि आना चाहिए? राजनीति में तो बचपन से है। अब जो राजनीति कोई ये थोड़ी चुनाव की बात है। अब जैसे कोई परिवार है, उसमें कोई आ गया, भाई राणा जी मेरी मदद करो, फलानी जगह चलो, वहाँ चलो, इधर चलो, साथ जाते थे, उसका काम करते थे। धीरे धीरे पढ़ाई के बाद डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ये जो पॉलिटिकल अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारतवर्ष, और इसमें राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है भी राजनीति में तो अच्छे लोग नहीं है, लेकिन अच्छे आएंगे तो अच्छी राजनीति चलेगी, तो आना ही चाहिए राजनीति में। तो अच्छे देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए भारतवर्ष के अंदर जो सरकारें बनती हैं वो जन कल्याणकारी सरकारें बनती हैं, जनता के कल्याण के लिए, और यही लक्ष्य है, जनता का कल्याण। हमारा बहुत सारी हमारे सुप्रीम कोर्ट है, वो भी जन कल्याण की तरफ ध्यान रखता है, सरकार है वो भी जन कल्याण की बात करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो जन कल्याण को छोड़ के राजनीति करेगा तो फिर बिजनेस हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।